वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दो ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में। और जो दोनों ही कंपनियां हैं वो न्यू एज कंपनीज है, यानी उनका बिजनेस मॉडल जो है बहुत ही अलग है, डिस्ट्रप्शन करने वाला है। तो जो पहला कंपनी है वो है ओला इलेक्ट्रिक और दूसरा है स्विगी। तो हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हम पहले जाके इनके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं कि हमें कैसा नजर आता है। तो यहाँ पे स्क्रीनर में आके मैंने ओला इलेक्ट्रिक को सर्च किया है। तो आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है अभी 42,000 करोड़ का दिख रहा है, यानी कि ये जो कंपनी है एक मिड कैप कंपनी हम इसको बोल सकते हैं। वैसे कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली मैं मानता हूँ कि जिसका 50,000 करोड़ के नीचे है वो मेरे लिए मिड कैप है और जो 50,000 के ऊपर है वो मेरे लिए लार्ज कैप बन गया। करंट प्राइस अगर देखें तो 96 का चल रहा है और बुक वैल्यू 14 का चल रहा है। 14.9 आप 15 मान सकते हैं। तो बुक वैल्यू के बेसिस पर देखिए तो बहुत ज़्यादा हमको महंगा मिल रहा है और स्टॉक का प्राइस ट्रेंडिंग हमको यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि स्टॉक अभी लॉस में है। तो अगर अर्निंग है ही नहीं तो प्राइस ट्रेंडिंग हम निकाल ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे हमको खाली दिख रहा है। आरओसी देखें तो नेगेटिव में है, -32% है। फेस वैल्यू 10 का है और कंपनी डिविडेंड नहीं देती क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है तो डिविडेंड कहाँ से देगी। तो मोटा मोटा अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमको नजर आता है कंपनी बहुत ज़्यादा बुरे हाल में है, प्रॉफिट नहीं है, वैल्यूशन बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव आरओसी है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखे तो बहुत ज़्यादा है। अब एक बार बैलेंस शीट में अगर आके देखते हैं तो आप देख सकते हैं जो इक्विटी कैपिटल है वो 4,000 करोड़ का है और रिजर्व 2,000 करोड़ का है, जो कि ये आईपीओ आने के बाद जो उनको पैसा मिला है उसके वजह से पॉजिटिव हो पाया। लेकिन पहले आप देख सकते हैं ये नेगेटिव था। बोरोविंग्स अगर देखें तो आपका 3,000 करोड़ का बोरोविंग है, यानी अगर मैं रिजर्व और बोरोविंग का रेशियो देखूं तो अराउंड आपको 1 पॉइंट समथिंग नजर आएगा, यानी बोरोविंग जो है वो रिजर्व से थोड़ा ज्यादा है। तो बैलेंस शीट में देखें तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आके देखूं तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है, -1266, सारे के सारे आपको नेगेटिव में ही दिख रहे हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स अभी नेगेटिव क्यों हैं? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं उनमें अभी सेल्स उतना ज़्यादा पिकअप नहीं हुआ है और अगर सेल्स हो भी रहा है तो उनके क्वालिटी उतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है। और वैसे भी कोई भी जब नया टेक्नोलॉजी आता है जो कि पूरे बिजनेस को डिस्टर्ब करना चाहता है तो उसमें स्टार्टिंग के समय में, शुरुआत के कुछ सालों में उनको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती है। जब वो मैच्योर हो जाते हैं, कुछ साल वो मार्केट में बिताते हैं, उसके बाद उनके अंदर छोटी आती है, उसके बाद धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होता कि प्रॉफिटेबल हो ही जाएगा। ये सब डिपेंड करता है कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, मार्केट सिचुएशन कैसा रहता है, लोगों का व्यू कैसा रहता है। तो इसको तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक बार हम आके इन्वेस्टर्स में आके देखते हैं तो आप देखेंगे प्रमोटर्स के पास 36% है जो कि थोड़ा कम है, एफआईएस के पास 4% है, डीआईएस के पास 5% है और पब्लिक के पास 48% है और अदर्स के पास 5% है। तो ये 48% अगर पब्लिक के पास है तो उसको बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि अगर जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट होल्ड नहीं कर रहे तो हो सकता है कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन हम यहाँ पे अगर पब्लिक में एक्सपेंड करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कुछ बड़े बड़े फंड्स ही है। आप यहाँ पे देखिए अल्फा वेव वेंचर है, मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया इन्वेस्टमेंट है, हुंडई मोटर कंपनी है जो कि बहुत बड़ी मोटर व्हीकल कंपनी है, उस कंपनी ने भी इसमें स्टेक लेके रखा है अराउंड 2% का। वी साइंसेस इन्वेस्टमेंट है और ऐसे बहुत सारे जो फंड्स हैं उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। तो अगर इन सबको मैं कैलकुलेट करूँ 17, 4, 2, 2 ऐसा करके देखूँ तो अराउंड 33% का जो स्टेक है पब्लिक में वो फंड हाउसेस के पास है। तो एक्चुअल में अगर पब्लिक का स्टेक देखूं तो अराउंड वो 13% या 12% निकल के आएगा। तो पब्लिक का देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्टेक इसमें नहीं है। तो इस कंपनी का फंडामेंटल्स अभी देख के हम कुछ भी चीज़ क्लियरली नहीं बोल सकते कि कंपनी फ्यूचर में कैसा करेगी। फिलहाल का कंडीशन जो है बहुत ही मुश्किल है और डिपेंड करता है कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है और जो ई व्हीकल का जो डिमांड है वो किस तरीके से आता है। इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि ओला इलेक्ट्रिक फ्यूचर में कैसा काम करती है। तो हम फंडामेंटल्स में ज़्यादा नहीं दिखेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ देखेंगे आज इसके टेक्निकल चार्ट को, जो कि यहाँ पे हमको थोड़ा बहुत इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्सल आ चुका है। आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसने आईपीओ के बाद हाई लगाया 100% का, यानी कि डबल हो गया, क्योंकि आईपीओ में उसको उतना ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिला था क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल गया था कि ओला इलेक्ट्रिक ज़्यादा बिक नहीं रही है, जो बिक रहा है उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है, आग लग जा रहा है। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से आईपीओ को उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया। अब 100% होने के बाद स्टॉक वहाँ से बहुत ही स्टीप करेक्शन में आ गया और आप देख सकते हैं उसने अराउंड 57% तक का करेक्शन दिखाया और एक टाइम पर तो वो अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे आ गया था। 76 से नीचे आके वो 66 तक आ चुका था। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से आपको एक हल्का फुल्का रिवर्सल दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे लो लगाने के बाद स्टॉक ऊपर गया। ऊपर क्या स्टॉक इस जगह पे ही कहीं ना कहीं घूम रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड को बहुत इजी तरीके से पहचान सकते हैं। अगर आपका पैटर्न ऐसा बन रहा है, अगर आपका पैटर्न इस टाइप का बन रहा है तो आप बोल सकते हैं कि जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है। इसमें देखिए जो हाइज है ये नीचे नीचे बन रहे हैं और जो लोज है वो भी नीचे नीचे बन रहा है, यानी इसको हम बोलते हैं लोअर लोज और लोअर हाइज। तो जब भी ऐसा पैटर्न फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, और इसका अपोजिट अगर हो जाए तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड, क्योंकि देखिए इसमें ये जो लोज है ये भी ऊपर की तरफ है, हायर लोज है, और जो हाई बन रहे हैं वो भी ऊपर ऊपर की तरफ ही बन रहे हैं। तो ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं अप ट्रेंड। और आपको किसी भी स्टॉक में अगर एंट्री लेना है तो हमेशा अप ट्रेंड में ही लेना है।
अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए जाते हैं तो। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो आपने अगर कंपनी का अच्छा एनालिसिस किया है, आपको बहुत भरोसा है, तो अलग बात है। लेकिन जनरली अगर आपको ट्रेड करना है तो अप ट्रेंड में ही आपको स्टॉक लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक में हमको ऐसा देखने को लग रहा है कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, लेकिन हमें वेट करना होगा कि नेक्स्ट जो लेग है वो कहाँ आता है। अगर वापस यहाँ के नीचे आता है तो डाउन ट्रेंड में रहेगा, अगर यहाँ से ऊपर उठ के यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाता है, यानी कि इसने अपना अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। तो ओला इलेक्ट्रिक में अगर मेरा व्यूज़ पूछेंगे तो हमें यहाँ पे फिलहाल वेट करना चाहिए, लेकिन जो बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है या ट्रेडर है वो यहाँ पे स्टेक ले सकते हैं, लेकिन उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के साथ खेलना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो आप 91 तक का लगा सकते हैं, जो कि यहाँ से आपको अराउंड 10% तक का होगा। यस, 7% का आपको स्टॉप लॉस लेना है। और जो नेक्स्ट टारगेट होगा, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो वो एक बार में तो नहीं जाएगा, लेकिन पहले 116 तक जाएगा, उसके बाद आपका वो प्रीवियस हाई को टच कर सकता है, जो कि 154 का होगा। तो अगर आप थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो आपको 55% तक का प्रॉफिट हो सकता है, और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेना है अराउंड 7% तक का। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे ठीक ही बन रहा है, लेकिन मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मैं इसमें ट्रेड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसको हम लेके सेफली अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। तो ये स्टॉक फिलहाल उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो चलिए ओला इलेक्ट्रिक के बाद हम देख लेते हैं स्विगी का। अब इसने भी काफ़ी धूम मचा के रखा हुआ है। तो आप चार्ट में देख सकते हैं कि स्विगी ने ऑलरेडी धूम मचा दिया है। अब यहाँ पे देखिए, इसने जो यहाँ पे जो पहला लो लगाया था 405 का, वहाँ से स्टॉक ने हमको अराउंड 47% तक का रिटर्न दिया है, और काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कैंडल्स बने हैं वो भी काफ़ी अच्छे बने हैं, एक दिन में 12% का रिटर्न आया। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड आपको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे जो लोज बन रहे हैं और जो हाइज बन रहे हैं वो ऊपर ही बन रहे हैं। अब देखिए, पहला लो आपका यहाँ बना, दूसरा लो यहाँ बना, तीसरा लो यहाँ बना। ये सारे के सारे जो लोज है ये ऊपर की तरफ बन रहे हैं, और जो हाइज है ये भी आपको ऊपर की तरफ ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कंपेयर टू ओला, स्विगी यहाँ पे ऐसा लगता है कि अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। अब रही बात हमको पोजीशन अगर लेना है तो कहाँ लेना चाहिए, तो देखिए नॉर्मली जो ट्रेडिंग का जो सेटअप बन के आता है, जो रूल कहता है वो कहता है कि देखिए कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो वापस वो नीचे आएगा ही आएगा। तो हम लोग को जहाँ तक लगता है इस जगह पे वापस से स्टॉक एक बार आ सकता है, जो कि आपका 576 के लेवल का है। तो अगर यहाँ पे आता है तो एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं इन वीडियोस में जिन भी स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ले सकते हैं तो ये मेरा ओपिनियन है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको खरीदना है, बेचना है, जो भी करना है तो आपको खुद का दिमाग लगाना है, खुद का एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको स्टॉक में ट्रेड करना है। क्योंकि अगर आप ढंग से ट्रेड नहीं करते, अगर आपको आइडिया नहीं है, तो आपको बहुत ही अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। तो हमेशा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, आप ये भी देखिए कि अगर लॉस होगा तो आप उसको सह सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं सह सकते तो बेटर है कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले अच्छे सोच ले, समझ ले, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करें। तो स्विगी का चार्ट हमें क्या दिखा रहा है कि बहुत ही अच्छा खासा अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब एक बार जाके इसका फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं, और हम कंपेयर करेंगे इसको जोमेटो के साथ। ओके, इसका अगर मार्केट कैप देखूँ तो 1,33,000 करोड़ का हो चुका है, यानी ये ऑलरेडी एक लार्ज कैप कंपनी है। तो इसमें जो हमको ग्रोथ दिखाई देगा वो 4-5 गुना का मुझे बहुत ही कम चांस लगता है। हो सकता है कि डबल हो जाए, लेकिन 4-5 गुना होने के चांसेस बहुत ही कम है इसमें। इसके भी फंडामेंटल्स देखें तो बहुत ही बेकार है, क्योंकि आप ROC देख सकते हैं -24% है, बुक वैल्यू है ही नहीं, शायद कंपनी के रिजर्व्स नेगेटिव होंगे। हम एक बार यहाँ पे बैलेंस शीट में देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे अगर रिजर्व देखेंगे तो 7,000 करोड़ का रिजर्व है, बोरोविंग्स 1,000 करोड़ का है। तो यहाँ पे तो रिजर्व पॉजिटिव ही है, लेकिन मेरे ख्याल से अपडेट नहीं हुआ है। अगर ये अपडेट होगा तो आपको रिजर्व यहाँ पे पॉजिटिव दिख जाएगा, यानी बुक वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में आके देखें तो कंपनी फिलहाल प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है, लेकिन ये भी सेम जोमेटो की तरह ही है। जोमेटो भी पहले प्रॉफिटेबल नहीं हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब चार्जेस लगा रहे हैं तो उनका प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ गया है। तो स्विगी भी मेरे ख्याल से कैचअप कर लेगी और प्रॉफिट फ्यूचर में कर ही लेगी, क्योंकि मार्केट में अभी सिर्फ दो ही कॉम्पिटिशन में दो ही है, जोमेटो और स्विगी। तो अब वो जो ट्रेड वार था वो सेटल हो चुका है। अब कस्टमर्स ने अपना जो भरोसेमंद कंपनी है, जो ऐप है, वो सिलेक्ट कर लिया है। ऑफकोर्स कुछ लोग दोनों यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग एक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सेटलमेंट हो चुका है कि ये दो कंपनी ही यहाँ पे टिकने वाली है। तो इन्वेस्टर्स में अगर हम आगे देखें तो FIs के पास 5% है, DIS के पास 8% है, और पब्लिक के पास 86% है। अगेन यहाँ पे ऊपर से आप देखें तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्टेक पब्लिक के पास है, जो कि बहुत अलार्मिंग है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप अगर इसको एक्सपेंड करके देखेंगे तो ज़्यादातर जो स्टेक है वो अभी भी बड़े फंड्स के पास ही है, और मात्र 13 या 14% ही होगा जो हमारे जैसे पब्लिक के पास होगा। तो यहाँ पे मैं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूँ तो वो मुझे ठीक ही नज़र आ रहा है, और टेक्निकल चार्ट भी फिलहाल स्टॉक का अच्छा लग रहा है। तो स्विगी में अगर आपको ट्रेड करना अच्छे से आता है तो यहाँ पे एक पोजीशन लिया जा सकता है, लेकिन फिर से डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे आइडियाज़ को डिस्कस करता हूँ, ताकि उससे आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए, और उसके बाद आप फर्दर एनालिसिस करने के बाद उसमें ट्रेड लेने का डिसीजन ले सके। तो आज हमने इन दो स्टॉक्स के बारे में बात किया। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस को कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।